Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Industrial Electronics. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. Lab objective of our today's experiment is to study full wave bridge rectifier using 4 diodes. Equipment needed for the experimentation are 1 oscilloscope for the analysis of results, 4 silicon diodes for the experimentation, project board or the breadboard, function generator for providing the varying input signal on the circuit, and 1 load resistor. Moving towards the theoretical background of this experiment, as we have already talked about the rectification process, why rectification is important in our daily life, because some devices in our house and industries need DC voltages, जबकि हमारे पास घरों में आ रहा होता है AC। तो हमारे पास हमें जब DC चाहिए होता है तो मतलब आपको AC रहा होता है तो आप लोग कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हो जो कि कन्वर्ट कर देती हैं AC को DC में, जिनको कहते हैं रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर मेजरली अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप्स के होते हैं: हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमने लास्ट लैब में पढ़ा था, और फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारी आज की लैब का थीम है। A full wave rectifier is a circuit arrangement which makes use of both half cycles of input alternating current and converts them to direct current. हमारे पास जो बेसिकली AC इनपुट सिग्नल आ रहा होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर उस AC इनपुट सिग्नल के दोनों साइकिल को DC में कन्वर्ट नहीं करता था, जबकि जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है ये इसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल्स को कन्वर्ट कर देता है DC सिग्नल के अंदर। A half wave rectifier makes use of only 1 half cycle of the input alternating current. Thus, a full wave rectifier is much more efficient than a half wave rectifier. डेफिनेटली जब फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हाफ साइकिल्स को DC में कन्वर्ट कर देगा तो ये हाफ वेव अकॉर्डिंग हाफ वेव के कंट्रास्ट में ज़्यादा एफिशिएंट होगा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट सप्लाई टू डायरेक्ट करंट इज टर्म्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफाई करने के लिए दोनों हाफ साइकिल्स को साइन वेव के हम लोग 4 ब्रिज डायोड्स या 4 डायोड्स को यूटिलाइज करते हैं, और जब हम 4 डायोड्स को कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बेसिकली हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो है AC सप्लाई घरों में जो आ रही होती है से, तो ग्रिड बहुत बड़े वोल्टेजेस जनरेट करता है जिनको आप लोग ट्रांसफार्मर लगा के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हो। अगर आपके पास ज़्यादा वोल्टेज ग्रिड प्रोवाइड कर है और आपको कम चाहिए तो आप लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपको हायर वोल्टेजेस चाहिए तो आप लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो AC सप्लाई के बाद। तो उस ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड पर डायोड्स को कनेक्ट करते थे, जबकि डायोड्स की दूसरी साइड पे हम लोग कनेक्ट करेंगे लोड रेजिस्टर को या फिर लोड को। यहाँ पे मैंने लोड RL रेजिस्टर से शो किया हुआ है, लेकिन आप लोग कोई भी लोड लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। बेसिकली हर लोड की एक रेजिस्टर होती है जो अपने क्रॉस वोल्टेजेस को ड्रॉप करती है, तो इसलिए हमने ओवरऑल लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टर जो है वो लगा दी है, जो बेसिकली अपने क्रॉस आउटपुट वोल्टेजेस ले रही है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सोर्स, diode D1
and diode T2 conducts. जैसे कि हमें पिक्चर में नजर आ रहा है कि मैंने V इन सप्लाई दी और V इन सप्लाई जो है वो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है जिसके दो साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। अब अगर मैंने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया है अपने सर्किट पे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट पे जिसके अंदर 4 डायोड्स कनेक्टेड थे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ डायोड D1 और डायोड D2 कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग इस तरह का पाथ फॉलो कर रहे होते हो जिसमें सिर्फ आपका पॉजिटिव जो है एनोड से कनेक्टेड होता है डायोड D1 और D2 के, लेकिन नेगेटिव जो है वो इनके कैथोड से कनेक्ट हो रहा होता है, जबकि D3 और D4 से पॉजिटिव मतलब D3 और D4 के जो एनोड्स हैं वो पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से वो रिवर्स बाइस कंडीशन में चले जाते हैं, जबकि D1 और D2 के क्योंकि एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहे होते हैं बैटरी के, तो इसलिए वो कंडक्ट करते हैं, वो फॉरवर्ड बाइस में होते हैं। तो आपके पास पॉजिटिव लोड वोल्टेज अक्रॉस लोड जो है वो मिलता है और उसको आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वी आउट में मतलब जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसके ग्राफ में शो किया हुआ है। तो ये आउटपुट वोल्टेज है वो बेसिकली लोड रेजिस्टर के अक्रॉस मिलता है आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि D1 और D2 कंडक्ट करेंगे, जबकि D3 D4 जो है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में चले जाएंगे। अब D1 और D2 क्योंकि कंडक्ट करे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको वोल्टेजेस मिलेंगे। अब आपने एसी सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो अप्लाई किया है, तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल या नेक्स्ट हाफ साइकिल आपकी जो वोल्टेज पोलैरिटीज होती हैं जाहिर की वो रिवर्स हो जाती हैं। अब क्योंकि सप्लाई की पोलैरिटीज रिवर्स हो गई हैं तो इस केस के अंदर D1 और D2 जो है वो रिवर्स बाइस में चले जाएंगे। क्यों रिवर्स में चले जाएंगे? क्योंकि उनके एनोड से आपकी सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पोलैरिटीज को रिवर्स कर दिया है। अब जैसे ही हमने पोलैरिटीज को रिवर्स किया है तो क्या होगा कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो D3 और D4 के एनोड से कनेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव ज्वाइंट हो गए तो आपका D3 और D4 डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा, तो आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में भी एक पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस योर लोड रेजिस्टर, जो क्या आपको फिगर में नजर आ रहा है। Note that regardless of the polarity of the input, the load voltage has the same polarity and the load current is in the same direction. In this way, we are able to convert the AC input voltage to the pulsating DC output voltage. हमारे पास जो इस सर्किट के अंदर पोलैरिटीज होती हैं V in जो आपको पिक्चर नजर आ रहा है, मतलब सप्लाई वोल्टेज जो नजर आ रहा है वो है ऑल्टरनेटिंग, जिसके दो साइकिल्स हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। इनपुट पे आप हालांकि सेम पोलैरिटीज नहीं दे रहे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो सेम पोलैरिटी का है, सेम पॉजिटिव वोल्टेजेस आपको आउटपुट पे मिल रहे हैं और करंट भी सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। मींस हम लोग कैपेबल हो चुके हैं, इतना कैपेबल हो चुके हैं कि हम लोग रेक्टिफायर के सर्किट को यूज करते हुए डिफरेंट पोलैरिटीज की इनपुट अप्लाई करके एसी सिग्नल अप्लाई करके डीसी वोल्टेज ले सकते हैं। लेकिन ये जो डीसी वोल्टेज होता है ये होता है पल्सेटिंग, मींस इसमें चेंज अक्कर हो रहा होता है, लेकिन वो चेंज सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर ही मौजूद होता है। आउटपुट जो हमें फुल वेव रेक्टिफायर से मिलती है वो होती है पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज दैट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस टू द जीरो। मींस इसमें पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जीरो से स्टार्ट होती है आउटपुट आना, मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंचती है फिर जीरो पर चली जाती है। नेगेटिव नहीं होता लेकिन पल्सेटिंग डीसी होता है, मींस ऐसा वोल्टेज होता है जो चेंज हो रहा होता है। We do not need this kind of DC voltage. What we need is a steady and constant DC voltage. Steady और constant DC voltage हमें चाहिए free of any voltage variation or ripples as we get from the battery.
ठीक है। जिस तरह से हम बैटरी होती है, हमारे पास सेल्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं तो एग्जैक्ट सेम वोल्टेज डीसी हमें मिलता है। हमें उस टाइप का वोल्टेज चाहिए, हमें रिपल्स वाला वोल्टेज नहीं चाहिए जिसमें वेरिएशंस आकर हो रही हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह का वोल्टेज लेने के लिए हम लोग फिल्टर्स लगाते हैं फुल वेव सिग्नल के अंदर या फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। वन वे टू कनेक्ट द फिल्टर इन द सर्किट इज टू कनेक्ट अ कैपेसिटर, स्मूथिंग कैपेसिटर अक्रॉस द लोड रेजिस्टर। जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्ट किया हुआ है। Initially, the capacitor is uncharged. During the first quarter cycle means positive half cycle, जिसके अंदर D1 और D2 डायोड जो है वो फॉरवर्ड वाइज होते हैं, कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग करना स्टार्ट करता है। The charging continues until the input reaches its maximum value. चार्जिंग तब तक होती रहती है जब तक आप लोगों को पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो मिल रहा होता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल के मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो आपको मिल रहे होते हैं, तब तक कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता रहता है। एट दिस पॉइंट द कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल्स टू Vp, मींस पीक वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस मिल रहे होते हैं जो आप बैटरी से दे रहे होते हो या फिर एसी सप्लाई से दे रहे होते हो। आफ्टर द इनपुट वोल्टेज रीच इट्स पीक इट बिगिंस टू डिक्रीज। जैसे ही आपका जो आप लोग एसी सप्लाई दे रहे हो वो पीक पर पहुंचती है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एज सुन एज द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन Vp, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एक्सीड्स द इनपुट वोल्टेज व्हिच टर्न्स ऑफ द डायोड। जैसे ही इनपुट वोल्टेज है वो V पीक से लेस होते हैं, मीन्स पॉजिटिव साइकिल की अगर हम बात करें ना तो उसमें जीरो जाता है, फिर पीक जाता है, फिर जीरो जाता है। तो जैसे पीक के पहुंचने के बाद वोल्टेजेस जो है वो फिर डाउन होना शुरू होते हैं तो डायोड जो है वो टर्न्स ऑफ होने लग जाता है। एज द डायोड्स आर ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू द लोड रेजिस्टर एंड सप्लाइज द लोड करंट until the next peak is arrived. When the next peak arrives, diode D3 and D4 conduct। ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो D3 और D4 कंडक्ट करते हैं और कैपेसिटर रिचार्ज इटसेल्फ टू द पीक वैल्यू। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल की पीक पर पहुंचते हैं वोल्टेजेस और नेगेटिव हाफ साइकिल की पीक से जीरो पर जाने लगते हैं तो कैपेसिटर फिर से अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। Due to charging and discharging of the capacitor, we have output voltage of the full wave bridge rectifier like that. Positive cycle जो आपको मिल रहा है और नेगेटिव साइकिल जो आप लोग मिल नहीं रहा, जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो बेसिकली इसी सप्लाई को यूज करते हुए, उसके अंदर आप लोगों को पहले जो वोल्टेजेस मिल रहे थे ना वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो थे लेकिन रिपल्स वाले थे, कांस्टेंट डीसी आपको नहीं मिल रहा। लेकिन फिर आपने कैपेसिटर यूज किया, जब आपने सर्किट के अंदर कैपेसिटर को यूज किया तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जो है वो मिलना शुरू हो गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिल रही है, करीब करीब स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती। इसलिए आप लोगों को पल्सेटिंग डीसी से तो आप लोग हट के हो, करीब करीब कांस्टेंट के आगे हो, लेकिन एग्जैक्ट स्मूथ लाइन अभी भी नहीं है क्योंकि ये आइडियल केस नहीं है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की बात करूं तो इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसके अंदर एक तो एक साइकिल के अंदर, मतलब अगर मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करती हूँ तो दो डायोड्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। आपको पता है कि हर डायोड के सिलिकॉन डायोड अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.7 तो होना है। तो अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर दो डायोड ले रही हूँ तो मुझे 0.7 प्लस 0.7 इक्वल्स टू 1.4 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में भी दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं तो मुझे वहां पे भी 1.4 का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो जितने पीक वोल्टेजेस मैं सप्लाई पे रही हूँ उतने मुझे आउटपुट पे नहीं मिल सकेंगे। उसमें जो मुझे आउटपुट वोल्टेजेस मिलेंगे उसमें 1.4 का वोल्टेज ड्रॉप लाजमी होगा। दिस डिसएडवांटेज इज ओनली अ प्रॉब्लम इन वेरी लो वोल्टेज पावर सप्लाई
फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग पीक सोर्स वोल्टेज जो है सिर्फ 5 वोल्ट का देते हैं तो लोड वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलता है वो 3.6 वोल्ट का मिलता है, क्योंकि 1.4 वोल्ट का ड्रॉप होता है। 5 माइनस 1.4 तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस जो है वो मिलेंगे 3.6 वोल्ट। लेकिन अगर पीक सोर्स वोल्टेज है वो बहुत बड़े हैं, जैसे 100 वोल्ट है, तो वहाँ पर आपको जो लोड वोल्टेजेस मतलब आउटपुट वोल्टेजेस हैं अक्रॉस जो लोड रजिस्टर वो इतने बहुत माइनर लेवल के होते हैं, मतलब उनमें बहुत माइनर लेवल का वोल्टेज ड्रॉप होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए वो फिर परफेक्ट हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये परफेक्ट है। उस केस के अंदर जब आप पीक वोल्टेजेस अप्लाई जो कर रहे हो, सप्लाई पे वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हो वो बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर आप पीक वोल्टेजेस को कम करते हो तो आपको आउटपुट पे फर्क नज़र आता है। अगर आप लोगों के पास सप्लाई वोल्टेजेस बहुत बड़े हैं तो आउटपुट पे आपको इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि अगर आप 100 वोल्ट सप्लाई पे दोगे और डायोड के क्रॉस आपको 2 डायोड अगर एक साइकिल में कंडक्ट करें तो 1.4 का ड्रॉप होना है, तो 100 माइनस 1.4 बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो कि हो सकता है पॉसिबल है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की लैब है हम लोगों की बेसिकली आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आप लोगों के पास बेसिकली होते हैं 4 डायोड्स। ये मैंने 4 डायोड्स कनेक्ट किए हैं, 1 2 3 4, और एक ये रजिस्टर मैंने कनेक्ट की हुई है। ठीक है, ये रजिस्टर बेसिकली कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे हम लोग अपने फंक्शन जनरेटर से, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम दिया था, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अपने इनपुट सिग्नल को चेंज करना होता है, तो हम लोग फंक्शन जनरेटर को यूज करते हैं अपने सर्किट पर सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ मैंने इस चैनल से कनेक्ट किया है अपने फंक्शन जनरेटर को। यहाँ से मैं एम्पलीट्यूड चेंज कर सकती हूँ इसका। ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज 1 की फ्रीक्वेंसी पर अपनी मैं इनपुट दूंगी अपने सर्किट के ऊपर। ठीक है, यहाँ से इस वायर से मैं कनेक्ट करके आ रही हूँ नीचे, और यहाँ मैंने इसको कनेक्ट किया है सप्लाई के लिए। ठीक है, और आउटपुट को एनालाइज करने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप क्या करती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके जितने भी वोल्टेजेस जनरेट हो रहे होंगे सर्किट के उसको आपको दिखाएगी। ठीक है, मतलब आउटपुट ऑफ द सर्किट हमने जब उसका एनालिसिस करना है तो आप लोग ऑसिलोस्कोप की डिवाइस को यूज करेंगे। ठीक है, और ये हमारा ब्रेडबोर्ड है, इस पे हमने 4 डायोड्स को ब्रिज रेक्टिफायर की कॉन्फ़िगरेशन में अटैच किया हुआ है। एक रजिस्टर हमने कनेक्ट की हुई है इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनपुट को एनालाइज करूंगी, और इनपुट का ग्राफ देखने के लिए मैंने फंक्शन जनरेटेड ऑसिलोस्कोप के साथ एक चैनल पे मैंने प्रॉब अटैच किया। ये प्रॉब है, ये ऑसिलोस्कोप का चैनल है, इस पे मैंने प्रॉब को अटैच किया हुआ है अपने सर्किट के साथ, ताकि मैं सर्किट की इनपुट जो दे रही हूँ उसका ग्राफ जो है ऑसिलोस्कोप पे उसका एनालिसिस कर सकूं। अब मैं क्या करूंगी कि इनपुट का एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम इनपुट का एनालिसिस करने के लिए हम लोग बेसिकली प्रॉब्स को अटैच करेंगे अपने इनपुट साइड पर। इनपुट साइड पे हम लोग प्रॉब्स को अटैच करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑसिलोस्कोप पे आपको एक साइन वेव जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, ये साइन वेव आपको प्योर साइन वेव नजर आ रही है, और इसका पीक टू पीक जो है वोल्टेजेस वो भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि कितने वोल्टेजेस आपके पास इस टाइम पर अवेलेबल हैं। ठीक है, 9.6 जो है आप लोगों के पास तकरीबन वोल्टेजेस है 9.68। ठीक है, फर्स्ट चैनल से आपने कनेक्ट की हुई है तो उसके आउटपुट जो है मतलब उसके पीक टू पीक वोल्टेजेस साइन वेव के आपके पास आ रहे हैं 9.6 समथिंग। अब आउटपुट को एनालाइज करने के लिए मैंने प्रॉब्स जो हैं वो रजिस्टर के क्रॉस लगा ली है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने प्रॉब लगाई है और दूसरी मैंने इस साइड पे रजिस्टर के क्रॉस लगा ली है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने रजिस्टर के क्रॉस लगाई तो मुझे जो आउटपुट मिल रही है वो आप लोगों की फुल वेव रेक्टिफायर की इस तरह से आ रही है। दोनों साइकिल्स में आप लोगों को पॉजिटिव आउटपुट नजर आ रही है। ठीक है, दोनों साइकिल्स में पॉजिटिव साइकिल में भी आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, जो बेसिकली फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट होती है। और अगर मैं पीक टू पीक वोल्टेजेस की बात करूं तो वो 4.0 समथिंग आप लोगों के पास वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी सर्किट डायग्राम थी। यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉब्स अटैच की हैं आउटपुट का एनालिसिस करने के लिए। इनपुट देने के लिए आप लोग यहाँ पर प्रॉब अटैच करोगे और यहाँ पर अटैच करोगे। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है।
from this experiment we have learned about the basic concept of full wave bridge rectifier and its hardware implementation.